जब भी एक राजनीतिक तौर पे या एक विचारधारा के तौर पे थोड़ा सा भी संशय होता है और उथल पुथल होती है, जैसे विगत महीने में हुई, तो एक व्यक्ति जिसके पास हम लोग सब जाते हैं हमेशा और उनसे हमेशा राय मशवरा और मार्गदर्शन लेते हैं, वो हैं हमारे प्रिय भाऊ। तो भाऊ आज हमारे साथ हैं। भाऊ चरण स्पर्श, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बीते महीने भाऊ इतना कुछ हुआ, कुछ जगहों पे थोड़ी सी निराशा भी हुई हम लोग को। आपसे बात करके हमेशा आशा बंधती है, पर ये जो पूरा सीजेपी का मूवमेंट हुआ, फिर पार्लियामेंट सेशन हुआ जिसमें हम सब उम्मीद लगाए थे एफसीआरए आएगा, डीलिमिटेशन आएगा, वो नहीं आया। ऑपोजिशन ने जिस तरह से बदमजगी करी, पूरा जिस तरह से व्यवहार किया, पवन खेरा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आप पूरे का विश्लेषण करके भाऊ हमें बताइए, उम्मीद कितनी अभी भी बांधे रखनी चाहिए? उम्मीद तो है ही, हमें कैसे देखना चाहिए इस सेशन को, मोदी शाह जी के एंगल से भी, हर तरह से भी? देखो, पॉलिटिक्स में एक बात होती है, हम जब पॉलिटिक्स पर एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो एक भूल जाते हैं कि ये लिमिटेड ओवर मैच नहीं, ये टेस्ट मैच है। एक टीम पूरा का पूरा बैटिंग करेगी, उसके बाद दूसरी की बैटिंग शुरू हो जाते, उसके बाद फिर सेकंड इनिंग आती है, वो ढंग की टेस्ट मैच। लेकिन ये तो कभी खत्म न होने वाली मैच है। तो इसलिए पहले दिन क्या हो गया, ये जो आपने निराशा वाली बात कही, तो मैं पिछले जमाने का हूँ, यानी हमारा हीरो गावस्कर था। गावस्कर हो, बिशन सिंह बेदी हो, तो उस समय की आपको खबर बताता हूँ। जो क्रिकेट यानी खेल पर लिखने वाले थे, उस वक्त अखबार में लास्ट पेज पर क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की खबरें आती थी। तो समझो वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने 350, 400, 450 रन बनाए और अब हमारी इनिंग शुरू होने वाली है, एक बॉल भी नहीं डाला गया। हाँ, तो पहली हेडलाइन क्या आती थी मालूम है? अरे कम से कम 200 रन करो, नहीं तो फॉलो ऑन आ जाएगा। यानी एक बॉल डाला नहीं गया तब तक हम डिफिटिव मेंटेलिटी में जाते थे। वहां से उभर कर हम आए, तो हमने उम्मीद उस वक्त क्या रखी होगी? क्योंकि पहले 7 होते थे, बैट्समैन होते थे, 7 बैट्समैन होते थे, आखिरी 4 बॉलर होते थे, उसमें बेदी हो, वेंकट राघवन हो, ऑलराउंडर होते थे। लेकिन अगर 50 में ही समझो 5-6 विकेट हो गए और लास्ट जोड़ी खेल रही है, वैसे तो 4 बॉलर है, तो हम क्या बोलते थे मालूम है? नहीं, बेदी ने एक बार 80 रन किए है, वेंकट राघवन की भी सेंचुरी है। वो होपिंग अगेंस्ट होप करते हम चल कर आए। हम निराश क्यों नहीं होते? इसका कारण अब जो जंतर मंतर वगैरह में देख रहा था बच्चों के, मुझे हंसी आ रही थी। हमें चाहिए आजादी। अरे तुमने गुलामी नहीं देखी, तुम आजादी की क्या बात कर रहे हो? आजादी उसको पता चलती है जो गुलामी में रहता है। वो अफगानिस्तान वाला कोई आजादी बोलता है, बात अलग है। पीओके में रहता है, आजादी बोलता है। तुमको क्या आजादी? तुमको जरूरत नहीं उतनी आजादी मिले, उसकी बदहजमी हो गई है। जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो भी समझते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ हुआ वो ठीक है। देखो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तुम बीजेपी के, मैं बीजेपी का, मोदी का समर्थक हूं, यहां तक ठीक है बात। लेकिन अगर हम इतने सक्षम हैं कि हमें सब समझ में आ रहा है, तो हम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? ये पहले सोचो। उसको प्राइम मिनिस्टर करके बिठा दिया है क्योंकि ये ढंग से सोचता है, काम करता है। अब एक बात होती है ना, एक क्रिकेट की भाषा में बोल रहा था, तो ये एक कॉमन वर्ड बन गया कि मोदी सरकार बैकफुट पर, मोदी सरकार बैकफुट पर। बिल्कुल बैकफुट पर। बहुत बार हमारा विश्वनाथ नाम का बैट्समैन था, वो बहुत बार बैकफुट पर जाता था, लेकिन जब बॉल बैट्स पर लगता था ना, तो स्क्वायर कट की बोर निकलते थे। तो बैकफुट इतना ही जाकर अटक जाओगे तो लगता है कि अरे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं हुई। तो बैकफुट पर जाने का मतलब, अब एफसीआरए की बात आपने की, तो एफसीआरए में जो गेम मोदी शाह ने खेला है, ये अपोजिशन को ही नहीं पता चला, ना पॉलिटिकल एनालिस्ट को पता चला। अब ये सिंपल मेजोरिटी से अगर ये बिल पास हो सकता था
फिर भी जेपीसी को भेज दिया। अगर 12-13 और बिल पास कर दिए, ये भी बिना चर्चा के हो सकता था, लेकिन नहीं किया, जेपीसी के पास दिया। अब जेपीसी में 31 मेंबर की टीम बनेगी, कमेटी बनेगी, लोकसभा के कुछ 21 और वहां के 10 राज्यसभा के वगैरह, उसमें हर पार्टी के अच्छे अच्छे बोलने वाले ले जाए। अब ये बात होती है कि जेपीसी में 4 महीने और लगेंगे, फिर ये वो होकर रिपोर्ट आएगी, उस पर नया बिल आएगा। नया बिल तो पास करने के लिए हाउस में आएगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन जो मेंबर जेपीसी के हैं वो उस वक्त हाउस में बोल नहीं सकते। समझे गेम क्या है? अपोजिशन के अच्छे वक्ता जो है वो जब एफसीआरए एक्चुअली हाउस में आएगा तब बोल नहीं पाएंगे। यही तो गेम है, यही तो गेम है। तो गेम देखो, पॉलिटिक्स में गेम चलता है। जो सीधी बात है हमको दिखती है उतनी सीधी नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे दांव पेच लगते हैं कि क्या करना है क्या। अब दूसरी बात है कि देखो ये तो बैकफुट पर चले गए, ये बोलने वाले सामने को कोई होप तो देना चाहिए ना। मैच अगर खेलनी है, अगर सामने वाले ने पहले ही दिन हार मान ली तो मैच कैसे होगी? और लोकतंत्र एक तरीके की मैच होती है, और इसलिए मैच में सामने वाले का हौसला भी बचाकर रखना पड़ता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसे पक्के जिसको आप मंझे हुए पॉलिटिशियन है, क्यों बॉलर की फील्डर के होप खत्म नहीं होने देते, उनको उनके साथ खेलते रहते, उनको खिलवाते रहते। तो ये बात है, ये नहीं हुआ है, वो लाएंगे बीच में। मैं पक्का बोल रहा हूं कि विंटर सेशन से पहले बीच में स्पेशल सेशन होगा। ओके। अगर बंगाल जीत कर दिया है वही परिसीमन और महिला आरक्षण बिल ने, तो वही यूपी भी जीत कर दे सकता है ना। देखो पॉलिटिशियन कोई साधु संत नहीं है, मोदी वगैरह साधु संत नहीं मानता। वो अपने तरीके से अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारे देश के लिए अच्छा है, इसके लिए मैं उनका समर्थक जी। मैं विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, मैं देश के लिए अच्छा क्या है उसका समर्थक। और जो उनके खिलाफ है, तो उनके खिलाफ जो है वो मोदी के खिलाफ है, और मोदी के खिलाफ होने के लिए वो देश के खिलाफ हो जाएंगे, हर चीज के खुद के भी खिलाफ हो जाएंगे। तो उसको विरोध नहीं बोलते, उसको विपक्ष नहीं बोलते, ये विपक्ष है ही नहीं। असलियत में मैं मानता हूं कि भारत की जनता ने अब अल्टरनेटिव कांग्रेस की जगह दूसरी पार्टी लाकर बिठा दी। अब वोटर के दिमाग में समझ में आया कि ये अपोजिशन नालायक है, हमको नए सिरे से अल्टरनेटिव करके नया अपोजिशन बनाना पड़ेगा। तो वहां बीजेपी जीता है, यहाँ प्रशांत किशोर को होप मिले है। समझे वो क्या हो रहा है? जी जी। तो पूरी तरह से आम जनता डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेट है वो बदलने की कोशिश कर रही है। हमारी वोटर जनता जो है वो 2 पार्टी सिस्टम लाना चाहती है। 2 पार्टी यानी 2 गठबंधन ऐसी बात नहीं, 2 पार्टी सीधा सीधा। ये नहीं तो हमको दूसरा लाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इस ढंग से समाज की सोच जा रही है। जी 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 जी। भाऊ आपको नहीं लगता ये जो इधर कॉकरोचेस का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा मूवमेंट आगे बढ़ा, इन्होंने बिल्कुल हाहाकार मचा दी कि हम तो जीत गए, देखो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, और केजरीवाल भी इधर उमड़ करके आए हैं। उन्होंने एक तरह से तो साफ साफ स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई हमारा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सब हमारे यहाँ से ही निकले हैं। साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने पहले वहां के कमिश्नर ने एक मॉड्यूल बस्ट किया आईएसआई का, किस तरह से जंतर मंतर पर एक आतंकवादी हमला प्लान हो रहा था, और उसके बाद उन पुलिस कमिश्नर भुल्लर साहब को हटा दिया गया पद से। ये पूरा केजरीवाल का जो खेल चल रहा है, और वो जेन जी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भाषा में, मीम्स देखकर, ये एक केजरीवाल वर्सेस राहुल भी चल रहा है कि विपक्ष का स्पेस कौन ले, और केजरीवाल क्या अपने को पा रहा है कि मैं उभर करके आ सकता हूं? कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को विपक्ष में?
नहीं, इन दोनों को आपस में झगड़ा करने पर मोदी जी ने मजबूर कर दिया, ये भी देखो ना। अब देखो, राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता है, पार्लियामेंट चल रही है और उनसे कोई भी बात करने के लिए कोई मिनिस्टर गया नहीं, ना हाउस में बात हुई। लेकिन वांगचुक को उठाकर अस्पताल लेके गए, उधर जाकर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिले, फिर वो सौरभ दास वगैरह कोई है उसको जेपी नड्डा के घर बुलाया, बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो पहले से तय था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक बात होती है ना, आप कोई चीज बेचना चाहते तो आप सामने वाले को बेचते वक्त उसका रेट कितना बढ़े उतना बढ़ाने की कोशिश करते। तो बहुत सारे बीजेपी के समर्थक मुझे पूछते कि ये तो रिजाइन करना था तो पहले हफ्ते कर देते, 3 हफ्ते लगाने की क्या जरूरत थी। तो 3 हफ्ते लगाने में अगर राहुल वर्सेस कॉकरोच पार्टी हो गया, राहुल वर्सेस केजरीवाल हो गया, तो वो जरूरी था ना, वो पॉलिटिकल गेम है। अब ये बात हर दिन उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी बताएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी तो संजय राउत पार्टी है नहीं कि करे ना करे रोज तो कुछ बकना है। इसलिए इसमें अब जयराम रमेश ने बोल दिया हमने तो 4 बिल रोक दिए, वही हमारा गेन है, वही हमारी उपलब्धि है। बीजेपी ने बोला कुछ उपलब्धि के बारे में? बिल्कुल नहीं। वो तैयारियां कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि विंटर सेशन पे पहले वो परिसीमन बिल है, महिला आरक्षण है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब लाएंगे और सब करेंगे। देखो, एक इंसान मोदी और शाह को समझ बैठा है, एक इंसान, क्योंकि वो थक चुका। 13 महीने 14 महीने उसने आंदोलन किया, उसका नाम है राकेश टिकैत। पूरी दिल्ली की नाकाबंदी कर दी थी, इन्होंने लाठी नहीं चलाई, गोली नहीं चले, वो थक गया। और उसके बाद यूपी का चुनाव जीतकर भी दिखाया, वेस्टर्न यूपी में भी जीतकर दिखाया, जहां इनका बड़ा गढ़ वगैरह हुआ, याद है आपको? जी जी बिल्कुल याद। तो वो मोदी को अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राकेश टिकैत की रिएक्शन समझना जरूरी है। ये सब होने के बाद राकेश टिकैत बोला कि इतना अगर मोदी जी अमित शाह चुप बैठे तो ये ज्यादा डेंजरस है, समझे? बोलते इसके दिमाग में खतरनाक कुछ चल रहा है, ऐसा राकेश टिकैत की रिएक्शन है। वो मुझे बहुत पसंद है कि ये कम से कम 14 महीने में कुछ सबक लिया है उसने। तो मोदी साहब बोलते नहीं, वो करके दिखाते, और करने के बाद उसका मायने क्या होता है ये हम ढूंढते रह जाते। जी जी। पर भाऊ मुझे एक बात लगी कि इससे एक गलत उदाहरण नहीं सेट हो गया कि भाई हमने कुछ चंद लोग बैठे एक आंदोलन पे, जंतर मंतर पे, वहां पे सब पॉलिटिकल पार्टियां आने लग गई, उसके बाद भाई शीर्ष नेतृत्व आकर उनसे नेगोशिएट कर रहा है और वो अपना नाच गा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ऐसे तो फिर कल को 10 और मूवमेंट होंगे। लोग कहते हैं विदेशी ताकतें भी थी इसमें। एक बात कही जाती है कि कई फादरी लोग भी आ गए थे इस मार्च के अंदर FCRA देखते हुए। तो कल को तो फिर अगर विदेशी ताकतें भी हैं वो तो बड़ी खुश होंगी कि हमने हल्का सा कुछ कॉकरोचेस को टटोला, देखो इनके एक मंत्री को भी रिजाइन करा दिया, इनका एक सेशन भी खराब कर ले गए हम लोग, अब तो आए दिन ऐसे 10 और करो। आपको नहीं लगता उनकी हौसला अफजाई हो गई होगी इस चीज से? देखो, गांव में अगर कोई शेर आ जाता है तो उसको पकड़ने के लिए जो एक पिंजरा लगाया जाता है, तो उसके 2 खाने होते हैं। एक खाने में बकरी रखी जाती है, दूसरा खाना जो है उसका दरवाजा उठाया रखा जाता है। तो उसको अगर कोई लालच नहीं दिखाओगे तो वो अंदर कैसे आएगा? तो इसलिए, और एक बात है, मैं न्यूयॉर्क का एक बड़ा डिटेक्टिव था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसकी किताब है चीफ करके, मैंने वो पढ़ी है। तो वो बहुत डिफिकल्ट केसेस वो सॉल्व करता था, डिटेक्टिव था अच्छा। तो उसने एक बात बड़ी कही है अच्छी, वो बोलता है जब आपके पास कोई क्लू है ही नहीं तो एक काम करो, आपका शक जिस पर है ना उसको खुला छोड़ दो,
वो आपको सबूत लाकर देता है। तो आप जिसको हौसला अफजाई बोल रहे हो जी, वो एक्चुअली उनको ट्रैप करने का एक तरीका होता है। और इसमें और एक मैंने किताब पढ़ी थी, एडवोकेट्स ऑफ मर्डर करके, बहुत बढ़िया किताब थी। देश दुनिया में बहुत जाने माने वकील थे और उन्होंने की हुई मर्डर, तो उसमें एक न्यूयॉर्क का कोई बड़ा, अमेरिका में एक बड़ा वकील था, जैसे कपिल सिब्बल वगैरह नामचीन हम मानते हैं वैसा, और उस शहर का वो मेयर भी था। उसकी बीवी की मर्डर हो गई, पुलिस हाथ मलते रह गई, कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो एक अमेरिका के बहुत जाने माने डिटेक्टिव को लाता है कि मेरी बीवी को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो आता है, वो काम शुरू करता है काम, चौथे दिन बोलता है भाई ये केस मैं छोड़ रहा हूं, वो डिटेक्टिव बोलता है। तो मेयर इतना और कॉन्फिडेंट, बोलो तूने भी घुटने टेक दिए? बोला नहीं, मैं केस नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी साइड छोड़ रहा हूं। तो बोला क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तूने ही अपने पत्नी की मर्डर की। तो बोला क्या बात कर रहे हैं? और वो सब सबूत निकालकर पुलिस को देता है। अब देखो, पुलिस तो घुटने टेक कर बैठी थी, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जो मेयर था, वो वकील था, उसने अपनी ही लिए घात की जगह खड़ी कर दी। तो ये बात होती है पॉलिटिक्स में, ये होता है, आपको दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है। राहुल गांधी की तरफ देखो, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। अब जब राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो गलती तो करेगा। वो परसों क्या है, मेलोनी के बारे में उन्होंने गलती कर दी। जी। राजदीप और अजीत अंजुम वैसे चमचे भी उसको आलोचना करने पर उतरा। तो इसलिए राहुल का कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। एक प्राइम मिनिस्टर ने शब्द कहा भाऊ अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में, दिमागी नक्सल, बड़ा वायरल हुआ, बड़ी उस पर चर्चा हुई। फिर चिदम्बरम जी ने तो खुद आगे बढ़ के कह दिया मैं हूं दिमागी नक्सल। अब सुनने में आ रहा है दिमागी नक्सल पार्टी ना बन जाए कहीं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी। इसने बड़ा दर्द दिया सबको। कैसे देखते हैं आप इस शब्दावली को, और इसका थोड़ा हमें समझाइए जरा, क्या मतलब निकलता है इसका आपके अनुसार? मैं 13 साल पीछे जाऊंगा, 2013 में, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रेस में उतरे थे। और वो उस वक्त जब उन्होंने 8 महीने पहले तो प्रचार ही शुरू कर दिया था, सितंबर वगैरह। और उसी वक्त की बात है जो एक वीर अध्यादेश था जो जारी करके हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क गए थे यूएन जनरल मीटिंग के लिए। और उस वक्त राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो फाड़ दिया था, याद है आपको? जी बिल्कुल, ढंग से याद है। और उसके बाद बेचारे मनमोहन सिंह रो पड़े थे और उन्होंने वहां से सोनिया को फोन किया कि इधर मेरी मजाक उड़ाई जा रही। उसी वक्त की बात है। तो वो किस्सा मोदी जी ने अपने प्रचार सभा में बोला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भारत के और पाकिस्तान के कुछ गिने चुने पत्रकारों को चाय नाश्ते पर बुलाया था। और वहां उन्होंने कहा ये क्या आपका प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, ये देहाती औरत जैसा रोता रहता है। ये तो मोदी ने कहा, लेकिन आगे जाकर मोदी जी ने जो बोला, मुझे गुस्सा आता है। हमारे पत्रकार वहां से उठकर निकल कर क्यों नहीं आए, कंडेम करके क्यों नहीं निकल कर आए? मोदी जी ने किसका भी नाम नहीं लिया था। कौन है दिमागी नक्सल? मोदी जी ने नाम लिया? नहीं लिया, बिल्कुल नाम नहीं लिया। ये खुद ही बाहर आ रहे। तो उस वक्त मुझे याद है कि मोदी जी ने जब कहा कि नवाज शरीफ ने भारत के प्राइम मिनिस्टर का इंसल्ट किया, फिर भी हमारे बेशरम पत्रकार वहां नाश्ता करके बैठ गए। आधे घंटे में बरकादत एनडीटीवी के चैनल पर आ गई और बोली मैं तो उससे पहले निकल गई थी। अरे मोदी ने आपका नाम नहीं लिया ना भैया।
मोदी ने बरखादत का नाम नहीं लिया था। फिर मैं वहां से पहले ही निकल गई थी, मेरे सामने नवाज शरीफ ये नहीं बोला, ये कहने के लिए उसने गवाही किसकी ले ली, हमीद अमीर को बुलाया ऑनलाइन, याद है आपको? जी जी, ये नहीं याद मुझे। हाँ, हामिद अमीर वाली बात। कहते हैं नरेंद्र मोदी। देखो, लड़की की छेड़ काटी जाती है ना, किसी की छेड़ गम काट निकालते हैं तो छेड़ करते वक्त उसका नाम नहीं लेते, कोई हमको पकड़ा नहीं जाए उसको तो छेड़ बोलते। छेड़ने का मतलब क्या होता है कि आप मुझ पर उंगली नहीं उठाओगे, अब मोदी पर उंगली क्या उठाओगे? उन्होंने तो एक शब्द बोला है, दिमागी नक्सल, तो ये खुद बाहर आ गए, ये खुद बाहर आ गए। मोदी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसको उकसाना बोलते हैं। मोदी जी जो है वो उकसाते हैं। और आपको जो लग रहा है कि ये कॉकरोच इतने मस्तवाल हो गए, अभी ये हो गया, राहुल गांधी को मस्ती आ गई, यार उसको उकसाना बोलते हैं। ये भूल गए तुम कि पार्क में वो दीप की मीटिंग कर रहा था राका वगैरह, उनको उधर के रेसिडेंट ने उठाकर भगा दिया। वो कोई पुलिस नहीं है, वो कोई बीजेपी वाले नहीं है, लोगों ने भगा दिया उनको। क्यों भगा दिया? कि भाई ये गंदगी साली यहां आ जाएगी तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। तो लोगों को हाथ में कानून लेने के लिए प्रधानमंत्री ने उकसाया है, समझे? इनका बंदोबस्त ये तो हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि इनको लाठी मारकर, गोली चलाकर, पेलेट वगैरह कुछ जख्मी करते तो वो विक्टिम हो जाते, वो विक्टिम हो जाते ना। और मैं मानता हूं कि कानून जब तक आम पब्लिक मानती है तब तक वो कानून होता है, उसकी ताकत होती है। कानून लोकतंत्र में जनता का हथियार होता है। हमने सौंपा है सरकार के पास, हमने सौंपा है प्रशासन के पास। अगर पुलिस सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम कानून हाथ में लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। ये बंगाल की जनता दिखा रही है, दिल्ली की जनता दिखा रही है। तो ये उनको अगर रास्ते पर आना आ जाओ, ये जो योगेंद्र यादव बोल रहा है ना, संसद से नहीं, देश सड़क से चलेगा। हाँ, तो सड़क पर कौन आएगा ये दिखाई दे रहा है, समझने वालों को इशारा काफी है। और मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मैंने 3 हफ्ते पहले मैंने बोला था जरा इंतजार करो, जो तृणमूल वालों की हालत हो गई वही हालत ये कॉकरोच समर्थकों की हो जाएगी। जो 20-22 एमपी टूटे, 60 एमएलए टूटे, वो क्यों टूटे? वो लोगों को, बंगाल की जनता को दिखाना चाहते कि हम ममता वाले नहीं है, हम ममता के साथ नहीं है। तो दिल्ली में कॉकरोच की साइड लेने वाले को लोग पीटेंगे, और इसके लिए एक तरीके से चुप्पी साधकर मोदी ने उकसाया है। गाली तो मोदी को मिलती है ना, गाली किसको मिली है? मोदी को मिले, मोदी की मां पर, उसके फैमिली के खिलाफ गालियां दी है ना, लेकिन भड़क कर उनको रास्ते पर आ रहा है जनता। तो ये भी बात होती है। देखो, परिणाम देखना जरूरी होता है। परिणाम क्या है? अगर परिणाम हमें चाहिए वैसा होना है, वो मोदी करे, राहुल करे या दीपके करे, हमको क्या मतलब है? ऐसे लोगों को पीटना जरूरी है। अगर आम जनता पीटेगी और उसके लिए उकसाएंगे गाली देकर, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। भाऊ, आपका इतना अनुभव है और आपके एक एक वाक्य में आपका अनुभव हमेशा झलक करके दिखता ही है हम सबको। इतने वर्षों में आपने कभी इतनी बदजुबानी देखी जो इस समय राजनीति में आई हुई है? मेलोनी वाला हम लोगों ने पूरा देखा, जिस तरह से संदीप दीक्षित और राहुल गांधी ने बात करी, फिर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री को 56 इंच का बंदर बना के यूं टहलाना, जो गंदी गंदी गालियां दी, जिसको कि नॉर्मल ठहरा रहा है। केजरीवाल कह रहा है अरे जवान है, खून गर्म है। जेनजी वाले सोचते नहीं है, उनमें धकियानूसी नहीं है, जो दिल में है वो जुबान पे आ जाता है। ये जिस तरह से नॉर्मलाइज किया जा रहा है प्रधानमंत्री को गाली देना, ये सोची समझी एक साजिश है। कई लोग इस पे थ्योरी बताते हैं कि डीह्यूमनाइज कर दो, किसी को इतना निचले स्तर तक गिरा दो कि अरे मोदी को डंडा मार देगी जनता, मोदी को ये कर देगी।
ये एक सोची समझी रणनीति है या ये गटर ही है जिससे ये बार बात आ रही है? बिकॉज मैंने इस लेवल की गिरी हुई राजनीति मैंने नहीं देखी, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आपने कभी इस तरह की शब्दावली देखी? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। मैं तो एक्चुअली सच में बोलूं तो 3 हफ्ते में फ्रस्ट्रेटेड था, निराश था, बिल्कुल निराश था कि मैंने ओमकार के साथ बोला था भाड़ में जाए ऐसी जेनजी। अगर ये जेनजी है, ये युवा है, तो हमारे देश का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ठंडा होता है तो मैं सोचता हूँ कि ये तो हमको दिखाया गया है, असलियत में वो नहीं है। बहुत सारे अच्छे बच्चों ने अपने अपने वीडियो डालकर ये गलत है ये भी बोला है, लेकिन वो हमारे पास अल्गोरिदम के कारण या बेचा गया जो नालायक मीडिया है वो लाने नहीं देता, लेकिन वो पहुंचता है, वो पहुंचेगा। देखो एक अच्छी बात, मैं हमेशा एक हमारे पुराने नाटक का एक डायलॉग बोलता हूँ, वो डायलॉग बहुत बढ़िया है। महिलेची घाण महिलावरून येते, अत्तराचा फाया नाकाजवळ न्यावा लागतो। यानी जो गंदगी है वो मीलों से आप तक पहुंच जाती है, लेकिन इत्र जो होता है वो रुई में लगाकर कान में रखते हैं कुछ लोग, तो वो नाक के पास लाओ तो उसकी खुशबू आएगी। तो ये गंदगी जल्दी पहुंचती है। और ये विंस्टन चर्चिल का भी एक कोट मैंने पढ़ा था कि सच्चाई पतलून पहनकर घर से निकले वहां तक झूठ जो है वो आधी पृथ्वी पार कर देता है। तो ये होता है, लेकिन आखिर जिंदगी सच्चाई पर ही चलती है। तो इसलिए उस निराशा से बाहर निकलना मेरे लिए आसान हो गया। ये है वही बच्चे लोग, उनको घर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में लोग जब टोकने लगे तब वही माफी मांगने भी लगे ना जी। तो ये दिखाकर हमको निराश करने की कोशिश थी मीडिया, और जो उनके आउटलेट है ये जानबूझकर हमारे सामने लाकर ये देखो ये तुम्हारा, इनको जेनजी का पता ही नहीं है, इनको पता नहीं कि मोदी अपनी नई जेनजी बना रहे। देखो जब नेपाल से जेनजी शब्द आ गया, उस वक्त जब देखा नेपाल में दंगे फसाद चल रहे थे तो वो बच्चे बोल रहे थे क्या चाहिए तुम्हें, वो आजादी नहीं बोल रहे थे, हमें मोदी चाहिए बोल रहे थे। तो हमारे सामने गलत एक स्वरूप जेनजी का पेश किया गया। और ये जो बच्चे हैं ये कुत्ते बिल्ली के बच्चे मैं मानता हूं। ये माँ बाप ने पैदा किए, शरीर उनका हमारे इंसान जैसा दिखता है, लेकिन जैसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ निकल गए पता नहीं, उसके माँ बाप को भी पता नहीं, तो वो जेनजी नहीं होता, वो जेनजी नहीं होता। जो पेरेंट अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं देते, पढ़ाते नहीं, समझाते नहीं, समझदार बनाते नहीं, वो जिंदगी नहीं होती। बदलाव जिंदगी लाता है। तो ये एक तरीके से नैरेटिव है, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, उसकी हवा निकल जाएगी, और जब हवा निकल जाएगी तो अपने आप सच्चाई सामने आ जाती है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि झूठ जो होता है वो चलता नहीं, हाँ उसका हवा बहुत होता है, हमको भ्रमित करने की कोशिश होती है, लेकिन कभी ना कभी तो हमारा दिमाग ठिकाने आता ही है। तो थोड़ा वो, और लड़ाई जो है, लड़ाई में एक खरोच तक नहीं आएगी ऐसे नहीं बोल सकते, लड़ाई में हमको भी खरोच आएगी, हम भी लड़ने को उतरे, वो भी लड़ने को उतरे। अब मोदी के बचाव में मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने वो इंस्टा का एक वीडियो बना दिया, इन सबको पीछे छोड़ दिया, तो उसमें समझ में आता है जेनजी किसके पीछे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जेनजी बहुत 15 अगस्त का उनका भाषण है वो गंभीरता से सुनो समझो। उन्होंने जब ऑनलाइन कोचिंग की बात की है जी, तो वो मोदी अपनी जेनजी बनाएंगे, अपनी जेनजी बनाएंगे। और बहुत जल्दी तुम देखो ये जो मेटा सेटा फेटा जो कोई है ना इंस्टा वगैरह, और 4-5 साल रुको, ये सारे जो साधन है वो हमारे अपने बनेंगे, क्योंकि हम बड़ा
इसका तो बहुत इंतजार है हम लोग को, सबको बहुत इंतजार है, बिकॉज जो आत्मनिर्भर भारत बात कही जाती है भाऊ, डिफेंस के क्षेत्र में तो हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, इस क्षेत्र में बढ़ना बड़ा जरूरी है। बिकॉज ट्विटर ने ये शरारत करी थी 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, हैशटैग गलत सलत चला करके, रविशंकर प्रसाद जी के लिए बहुत बुरा समय था वो, जब वो मिनिस्टर थे। इस बार मेटा ने ये शरारत करी है, तो मेरे ख्याल से तो ये एक घंटी बज गई है अलार्म बेल कि भाई हमें आत्मनिर्भरता की ओर इस क्षेत्र में भी बढ़ना बहुत बहुत अनिवार्य हो गया। नहीं होगा। देखो अभी अंबानी है वगैरह लोगों ने इंडिया में सबसे बड़े डेटा सेंटर खड़े करने का निर्णय किया, और खड़े होने में टाइम लगता है। और डेटा सेंटर अगर हमारा खड़ा हो जाए, अगर हमारा डिजिटल स्प्रेड और बढ़ता जाता है, तो दुनिया को हमारे साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा। ये सब हमारे खिलाफ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनको मालूम है ये बड़ा राक्षस खड़ा हो जाए, ये उबाल उबाल कर फ्राई करके हमको खा जाएगा, इससे डरे हैं। ये लोग हमारे समझ नहीं पाए कि मोदी जी ने कोरोना के समय में क्या किया। उन्होंने असली संपत्ति थी वो संभाल कर रखी, जिसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। और हमारी ओरिजिनल इकोनॉमी जो है वो रूरल इकोनॉमी है। जब हमारी अर्बन इकोनॉमी फेल हो गई थी तो लाखों लाखों लोग गांव चले गए थे। वो गांव की रूरल इकोनॉमी ने डूबती अर्बन इकोनॉमी को संभाल कर रखा, और कोरोना खत्म होने के बाद फिर शहर में भेजा। तो अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, ये इरेटिक वर्ड होते हैं। वो आपको छेड़ने के लिए मोदी ने बोला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिनको छेड़ना था उनको तो समझ में आया छेड़ने का मतलब क्या होता है। 10-15 लड़कियां जा रही है, उसमें से आप जाते जाते एक शब्द ऐसा बोलते हो, उसमें से पर्टिकुलर लड़की होती है वो इरिटेट होती है, बाकी लड़कियों को पता नहीं चलता है जाते जाते लड़का क्या बोल गया। समझे जी। तो दिमागी नक्सल इज अ इरेटिक वर्ड। जिसको उससे उकसाना था वो तो उकसे गए। तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मोदी ने उसका नाम लिया, सॉरी, मोदी ने नाम लिया उनका जिसके दाढ़ी में तिनका। उस हिड़ी पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए तो ये खुदा है ना। नहीं, देखिए मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि भाव के साथ 30-35 मिनट भी इतने आनंदमयी होते हैं और इतने इंस्पायरिंग होते हैं। अगर कोई भी कभी कोई डाउट हो तो वो डाउट को खत्म कर देते हैं। वो गांव की कहावत से लेकर के डेटा सेंटर और एल्गोरिदम तक सारी बातों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे विश्लेषक केवल एक है, और हमारा सौभाग्य भाव आपका हमें समय मिला। अगले महीने फिर से आपसे जुड़ेंगे, महीने में एक बार आपका समय मैं जरूर लूंगा, आधे घंटे का। ये मेरी आपसे विनती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।